हाँ, तो आज का जो टॉपिक है, वी आर गोइंग टू स्टडी द थिन लेंसेस। थिन लेंस है ना, थिन लेंस ही बेसिकली हम पढ़ते हैं, है ना, कि हम जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, वी स्टडी अबाउट द थिन लेंस ओनली। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर के पहले मैं जो है ना, मैं ले लूंगा आपको डाउट क्लास, डोंट वरी। है ना, कि हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली आपके थिन लेंस की, है ना। तो थिन लेंस की टॉपिक आप इसमें डिस्कस करोगे इस तरह से। तो जो आपका थिन लेंस होता है, जस्ट आपको पता है कि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, उसी को फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। कि सिंपल सा हम बोलते हैं थिन लेंस जो भी होगा वो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस को ही आगे बनाएंगे, है ना। तो उसको अगर हम समझें ऐसे, तो थिन लेंस के बारे में हम ये जानते ही हैं। ये थिन लेंस होगा, ये आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो स्फेरिकल सरफेस के ट्रांसपेरेंट मीडियम से मिलकर बना होगा। तो जब भी हम थिन लेंस की बात करेंगे तो एक तो आपका थिन लेंस हो जाएगा, वी कॉल इट एज ए कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, है ना। तो कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। तो जो कॉन्वेक्स एंड कन्वर्जिंग लेंस होगा, उसका स्ट्रक्चर बेसिकली आपका ऐसा होता है कि इस तरह का जब भी स्ट्रक्चर होगा कि भाई बीच से ये थिक होगा और पेरीफेरी में थिन होगा, तो इस तरह के लेंस को बेसिकली वी कॉल इट एज ए कन्वर्जिंग लेंस, है ना। ऐसा भी हो सकता है, एक सरफेस इसका प्लेन भी हो सकता है, दिस कैन बी ऑल्सो द स्ट्रक्चर। बस वही चीज है कि जब भी मैं थिन वर्ड यूज कर रहा हूं, तो मतलब ये थिकनेस बहुत कम होती है। इसकी जो टी होगी ना, है ना, या जो इसकी थिकनेस टी होगी, है ना, इस दोनों को अगर मैं साइड से देखूं तो ये तो सर्कुलर दिखेंगे ना ऐसे, कि भाई इसका अगर मैं, ये तो क्रॉस सेक्शन हम बनाते हैं, अगर इसका फ्रंट व्यू हम देखें तो ये कैसे देखेंगे, बेसिकली आपका सर्कुलर। तो वही बात है कि बीच से अगर बल्ज आउट है तो वो कॉन्वेक्स से कन्वर्जिंग होता है, और यही चीज अगर बीच से बेसिकली अंदर की तरफ गया हुआ है, बाहर की तरफ से बल्ज आउट है, तो वो जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका कॉनकेव लेंस। ये दूसरा जो लेंस होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका कॉनकेव लेंस। तो जो कॉनकेव लेंस है, इसका जो पर्पस होता है वो रे को डाइवर्ज करता है। ये आपका डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। तो एक तो आपका कन्वर्जिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया, बेसिकली आपका एक डाइवर्जिंग लेंस हो गया, है ना। तो जो कॉनकेव लेंस होगा, इसमें बेसिकली आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना, कि भाई ये चीज होगी, या एक सरफेस से प्लेन भी हो सकता है, या दोनों, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स भी हो सकता है। बहुत सारे पॉसिबल है कॉम्बिनेशन, मैं तो जस्ट सिंपल बना रहा हूँ। इसको भी अगर आप फ्रंट से देखोगे तो इसका भी फेस सर्कुलर दिखेगा, है ना, कि इसका भी फेस क्या दिखेगा, एक्चुअली आपका सर्कुलर, है ना। तो ये सर्कुलर फेस ही इसका होता है इस तरह से। तो आपका एक तो आपका कॉन्वेक्स लेंस आ गया कन्वर्जिंग, और दूसरा कॉनकेव लेंस जो कि डाइवर्जिंग हो गया, है ना। थिन्स का मतलब है कि जो टी होगा इज वेरी स्मॉल, है ना, एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, कि जो भी आपके इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, उसके कंपेरिजन में इसकी जो थिकनेस होगी बहुत स्मॉल होगी, है ना। और हम ये कई बार बोलते हैं कि जो भी लेंस है ना, ये प्रिज्म से मिलके बने हुए हैं, है ना, कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, है ना, कैन बी कंसिडर्ड एज मेड फ्रॉम, राइट, प्रिज्म, है ना। कि ये सारी चीजें जो है किससे मिलकर बनी हुई, बेसिकली आपके प्रिज्म से मिलकर बनी हुई। कि जस्ट हम ऐसा बोलते हैं कि भाई कोई भी अगर इस तरह से कॉनकेव लेंस है ना, तो कॉनकेव अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसमें इस तरह से आपके प्रिज्म, है ना, कि इस तरह से बहुत सारे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है ना। तो बाकी सारे तो प्रिज्म होंगे, लेकिन जो सेंट्रल पोर्शन होगा वो हम स्लैब मान सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल में ऑलमोस्ट सरफेस पैरेलल है। इसलिए जब स्लैब पोर्शन से कोई आपकी रे जाती है, तो ये आपकी एक अनडेविएटेड ऐसे चली जाती है, कि स्लैब पोर्शन से जब भी रे जाएगी तो इसका कोई डेविएशन नहीं होगा, ये अनडेविएटेड चली जाएगी, है ना। कि अनडेविएटेड रे क्या होगी, बेसिकली आपके पास कर जाएगी। लेकिन और कहीं से अगर रे पास होगी इस तरह से, कि कहीं और से अगर हम इस तरह से रे ले लें, तो उसका डेविएशन होता है, क्योंकि प्रिज्म तो डेविएट करता ही है ना। कि इस तरह से अगर कोई रे जा रही है, तो प्रिज्म से अगर ये पास हो रही है ऐसे, तो इस रे को ये क्या कर देगा, बेसिकली आपका डेविएट कर देगा ऐसे,
है ना, कि अपने पास से ये इसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए आपकी कन्वर्ज। तो जो स्लैब पोर्शन से जाएगी वो रे अनडेविएटेड चली जाएगी, बाकी किसी भी रे को ये क्या करेगी, ये जो स्मॉल एंगल प्रिज्म है ये डेविएट कर देंगे, क्योंकि हमेशा प्रिज्म जो होता है बेस की तरफ रे को क्या करता है, टर्न करता है ना। अगर कॉनकेव है तो बेस की तरफ, और जो कॉन्वेक्स है तो बेस की तरफ। अगर कॉनकेव होगा तो अपोजिट कर देगा, कि भाई अगर कोई कॉनकेव भी हम ऐसा ले लें लेंस कोई, तो इसको भी हम ऐसे प्रिज्म मान सकते हैं। बीच वाला पोर्शन तो स्लैब हो गया, बाकी सब प्रिज्म है। लेकिन अब इस प्रिज्म का बेस ऊपर की तरफ है, इसमें जो प्रिज्म बन रहा है उसका बेस नीचे है, इसमें जो बेस है ऊपर की तरफ है आपका, मतलब बाहर की तरफ है प्रिज्म का बेस। तो हमेशा रे को जो प्रिज्म बैंड करती है वो बेस की तरफ बैंड करती है। तो इसमें भी ऐसी ही है कि अगर मैं रे का डायग्राम बनाऊं तो जो स्लैब पोर्शन से रे जाएगी वो तो सीधी चली जाएगी, है ना। लेकिन कोई भी रे अगर इस प्रिज्म पोर्शन से ऐसे जा रही है ना, तो ये आपकी डेविएट हो जाएगी ऐसे, है ना। स्लैब वाली आपकी स्ट्रेट अवे चलेगी, और जो प्रिज्म से पास होगी वो क्या होगी, बेसिकली आपकी इस तरह से डेविएट होगी, है ना। वही बात है कि ये कन्वर्ज हो रही है, इस केस में रे को ये क्या करता है, बेसिकली आपका डाइवर्ज करता है ना। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए ये जस्ट आपका एक सिंबॉलिक चीज है कि एज ए प्रिज्म मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी लेंस में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है ना। कि जो आपने रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस यूज किया था उसी को हम 2 बार अप्लाई करते हैं, कि 2 बार अप्लाई करेंगे तो यही चीज आपका लेंस हो जाएगा, है ना। तो आप उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। है ना, तो हम जस्ट ऐसा बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा पिक्चर ये होगा कि आप किसी भी लेंस को आप इस तरह से मान लो, है ना, कि मैं एकदम बहुत इसमें ना एक यूनिक तरीके से हम लेंस को पढ़ते हैं, है ना, कि लेंस को पढ़ने का बड़ा एक यूनिक तरीका होता है, क्योंकि इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। जस्ट हम यही कंसिडर कर लेंगे और एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, है ना, कि सिंपल सा हम एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन, है ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, है ना, फॉर थिन लेंस, कि अगर कोई भी थिन लेंस है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस जो होगी उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जस्ट आप ऐसा मान लो कि ये आपका कोई इस तरह से कन्वर्जिंग लेंस है, आप डाइवर्जिंग भी ले सकते थे, बाकी तो साइन कन्वेंशन का ही डिफरेंस होगा, है ना, कि बाकी जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, साइन कन्वेंशन का। और यहाँ पे अगर ये लेंस सरफेस है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना लूंगा, है ना, कि आपका कोई प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पे इसका ओ जो हो गया वो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, है ना, क्योंकि इतना थिन है ना कि अलग अलग सरफेस से हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, बल्कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे इस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर लेंगे। तो अगर कोई भी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना, कि यहाँ पे मैंने कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस कर दिया, तो ऑब्जेक्ट से जो रे डायग्राम बनेगा वो ऐसे तो बनेगा, इसकी एक कोई रे ऐसे जाएगी, पहले ये फर्स्ट सरफेस पे बैंड होगी, इस तरह से बैंड होगी, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही थी, और जब बाहर निकलेगी तो दोबारा फिर से बैंड होगी, लाइक दैट, है ना। और इस तरह से अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो दिस इज द रे डायग्राम, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, बेसिकली इसकी फाइनल इमेज बन जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यू ले लें, अगेन उसी ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से, और इमेज डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे वी ले लें, तो आपको यू और वी को तो रिलेट करना है कि यू और वी में क्या रिलेशन होगा। तो अब इस बात है, देखो 2 बार रिफ्रैक्शन तो हो रहा है इसमें, पहले ये एयर से ग्लास में जा रही थी, फिर ग्लास से एयर में जा रही थी, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, 3 मीडियम ले लेता हूँ, वो सही रहेगा। बाद में इस चीज को हम सिंप्लीफाई कर देंगे कि भाई हम रिलेशन बिटवीन द ले रहे हैं एकदम टफ केस के लिए, कि मैंने बोला इसके लेफ्ट साइड पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, और राइट साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और जो लेंस जिस मीडियम से बना हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μl ले लें। और भी चीज आपको होगी कि फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम r1 ले लेंगे, है ना, और सेकंड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मैंने r2 ले लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेकंड सरफेस का वो आपका r2 है ना। तो ध्यान रखना कि भाई कुछ चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका
फर्स्ट सरफेस का R1 हो गया, सेकंड सरफेस का आप R2 ले लो। सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बेसिकली आपका R2 है ना, कि रे की डायरेक्शन में फर्स्ट मीडियम का फर्स्ट सरफेस का R1 और सेकंड सरफेस का क्या हो गया, बेसिकली आपका R2 हो गया। अब मुझे इन चीजों को रिलेट करना है कि भाई U V R1 R2 और ये म्यू वगैरह में क्या रिलेशन है। तो मैं जस्ट यही फॉर्मूला यूज करूंगा ना, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, वी यूज द रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है ना, कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस जब आप इसमें यूज करोगे तो पहले आप ले लोगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस का ये फॉर्मूला होता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस यूज करते हैं फर्स्ट सरफेस पे, कि सबसे पहले हम कहां पे यूज करेंगे, फर्स्ट सरफेस पे। फर्स्ट सरफेस में रे जो मूव कर रही थी वो म्यू वन से म्यू एल की तरफ जा रही है ना, कि म्यू वन से कहां जा रही है, बेसिकली आपकी म्यू एल लेंस के अंदर जा रही है। तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो हम सेकेंड मीडियम तो अब म्यू एल हो गया, तो म्यू एल बाई वी आ गया माइनस म्यू वन बाई यू आ गया। हम कोई साइन कन्वेंशन अभी यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऐसे लिख रहे हैं, इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू वन बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का R1 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है ना। अब आपको होता है कि अगर सेकेंड सरफेस में फिर से रिफ्लेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे कहीं पे इमेज बन जाता है ना, और यही इमेज को आप वी डैश ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फाइनल इमेज थोड़ी है। ये तो क्या है कि फर्स्ट सरफेस में रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। तो जो वी डैश डिस्टेंस है जस्ट आपने ये ले लिए कि अगर सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो इसका इमेज कहीं पे वी डैश बन जाता, आई डैश का। लेकिन आपको पता है जब सेकंड सरफेस में रिफ्लेक्शन होगा तो जो पहले की इमेज होगी वो कैसे वर्क करेगी एज ए दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की। तो अब हम रिफ्लेक्शन जो लेते हैं वो सेकंड सरफेस पे लेते हैं, कि हम सेकंड सरफेस पे क्या लेते हैं, बेसिकली आपका रिफ्रैक्शन। तो सेकंड सरफेस में रे जो मूव कर रही है फ्रॉम म्यू एल टू म्यू टू मूव कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और पहले का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दूसरे के लिए इमेज डिस्टेंस है, दूसरे के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो अब सेकंड मीडियम तो म्यू टू हो गया, फाइनल इमेज वी पे बन रहा है जो आपको निकालना है ना, माइनस फर्स्ट ये मीडियम अब म्यू एल हो गया। भाई दूसरे का जो इमेज है, पहले का इमेज है दूसरे के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो ये वी डैश हो गया। एंड यहाँ पे आपका आ गया म्यू टू माइनस म्यू एल बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस की R2 आ गई है ना। तो मतलब मेन कॉन्सेप्ट वही है कि भाई लेंस भी कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि स्फेरिकल सरफेस के रिफ्लेक्शन को ही हम दो बार अप्लाई कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि जब हम स्फीयर लेते थे ऐसा कोई, है ना, तो स्फीयर वो थिन नहीं होता था, तो उसमें दो पोल होते थे ऐसे, कि कोई भी जब आप स्फीयर लेते थे ऐसे तो वो थिन नहीं होता था, उसमें दो पोल होते थे ऐसे, है ना, कि एक पोल आपका P1 था यहाँ पे और दूसरा पोल आपका P2 था, है ना। इसमें भी दो सरफेस में दो पोल होंगे लेकिन वो डिस्टेंस बहुत कम होगी, तो हम नॉर्मली सेंटर से सारे डिस्टेंस ले लेते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेसिकली आपका थिन लेंस। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, कि 1 2 को ऐड करेंगे तो आपका डिजायर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको पता है कि म्यू एल बाई वी डैश वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया, तो यहां से आपका आ गया म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, है ना, इक्वल टू आपका यहां से म्यू एल बाई म्यू वन बाई R1 आ गया। यहाँ पे माइनस साइन लगा लेते हैं, माइनस साइन करेंगे तो उसको उल्टा कर दो आप, कि जो म्यू टू माइनस म्यू एल है उसकी जगह पे म्यू एल माइनस म्यू टू कर देते हैं और R2 आ गया, है ना। तो ये मेन फॉर्मूला आ गया कि भाई जब भी किसी लेंस में आप तीन मीडियम इन्वॉल्व हो जाए, कि सपोज एयर है, ग्लास है, वाटर है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन होता है ना। बाकी जो भी आप केसेस पढ़ोगे इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है ना, बाकी जो भी केसेस पढ़ेंगे इसी का क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड वर्जन। तो इस फॉर्मूले से ही सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं। तो ये आप याद रखना थोड़ा सा, कि इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में इस केस में आपका ये रिलेशन होता है। बुक्स में एज सच नहीं मिलता है ये, है ना। बुक में तो जो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है वही दिया होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, है ना। तो फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस पे हमारा।
ये आपका आ गया, है ना। तो इसमें रखना कि म्यू वन म्यू टू क्या है, म्यू वन इंसिडेंट रे के अलोंग जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव दूसरे साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और म्यू वन लेंस का है। रे के अलोंग फर्स्ट में सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, और सेकंड सरफेस का क्या है बेसिकली आपका आर टू है, राइट। तो ये तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज भी पॉइंट बना ली है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक्सटेंडेड भी हो सकता है ना। तो आपको थोड़ा सा मैग्निफिकेशन की भी बात करनी होगी कि इस पूरे से ओवरऑल कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ, है ना, कि इस पूरे केसेस से ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस होगी। तो मैग्निफिकेशन भी हम निकाल सकते हैं कि अल्टीमेटली मैग्निफिकेशन की वैल्यू इस केस में आपकी कितनी होगी, है ना, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन, है ना। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन एट द फर्स्ट सरफेस, मैग्निफिकेशन एट फर्स्ट सरफेस, वह फर्स्ट सरफेस पे कितना मैग्निफिकेशन होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी बाई, है ना, कि भाई दो, जब भी दो सरफेस की बाउंड्री स्फेरिकल होती है तो इतने अमाउंट का मैग्निफिकेशन होता है। तो फर्स्ट सरफेस में मैग्निफिकेशन मैं लेता हूँ m1, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज एच डैश बाई एच, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू हो जाएगा म्यू वन, म्यू वन तो म्यू वन था, म्यू टू म्यू एल हो गया था इनटू इमेज डिस्टेंस वी डैश थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू थी। ये तो हो गया मैग्निफिकेशन एट द फर्स्ट सरफेस। सेकंड में हम आ जाते हैं मैग्निफिकेशन एट द सेकंड सरफेस, है ना, कि सेकंड में हम आ जाते हैं बेसिकली आपका मैग्निफिकेशन एट सेकंड सरफेस। ये सेकंड सरफेस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो आप m2 ले लो। तो फाइनली हाइट ऑफ द इमेज सपोज एच आई हो जाता है, और ये जो इमेज की हाइट होगी ऑब्जेक्ट वर्क करेगी एच डैश, तो इक्वल टू आपका आ जाएगा, अब सेकंड मीडियम आपका हो जाता है म्यू टू, और ये आपका हो जाता है म्यू एल, सॉरी यहाँ पे ऐसा, ये आपका आ जाएगा म्यू एल डिवाइड बाई म्यू टू, तो म्यू वन बाई म्यू टू होता है इंटू वी बाई यू, फाइनल तो वी हो गया, यू की जगह पे आपका वी डैश हो गया, है ना। तो ये आपका फर्स्ट सरफेस मैग्निफिकेशन हो गया, ये सेकंड पे हो गया। तो टोटल मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं कि भाई पूरे सिस्टम से टोटल मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, है ना, कि जो टोटल आपका सिस्टम होगा इससे मैग्निफिकेशन कितना होगा, है ना। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो आपका m की वैल्यू आपका m1 इंटू एम टू हो जाएगा, कि दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, आपको पता है कि जब एलएचएस साइड को मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो आपका आ गया एच डैश बाई एच नॉट इंटू आपका एच आई बाई एच डैश हो गया, और आरएचएस साइड को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको ये आ जाएगा म्यू वन बाई म्यू एल इंटू वी डैश बाई यू इंटू अल्टीमेटली आपका आ गया म्यू एल बाई म्यू टू इंटू वी बाई वी डैश, है ना। तो यहां से आपको पता है कि एच डैश तो कैंसिल ही हो गया, सेम वे यहां से वी डैश कैंसिल हो गया, है ना, सेम वे यहां से म्यू एल कैंसिल हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली यहां से आपका ये आ गया कि जो पूरे सिस्टम से मैग्निफिकेशन होगा वो आपका हो जाएगा म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी बाई यू, ये आपका आ गया। पूरे सिस्टम से जो मैग्निफिकेशन होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी, और ये मैग्निफिकेशन लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इंडिपेंडेंट है। इस यहाँ पे जो म्यू वन म्यू टू है क्या हम जानते हैं, ये म्यू वन म्यू टू जो है वो लेफ्ट एंड राइट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कि लेंस के लेफ्ट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू टू जो है वो राइट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जस्ट ये दो फॉर्मूले हैं है ना कि भाई कि जब भी कोई थिन लेंस की हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में आपका ये रिलेशन होगा, और पूरे सिस्टम से जो मैग्निफिकेशन होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो बेसिकली आपकी होगी, कि म्यू वन बाई म्यू टू इंटू क्या हो जाएगा वी बाई यू होगा। इन दोनों में म्यू वन म्यू टू का मतलब अलग है। इसमें म्यू वन म्यू टू क्या था कि एक बाउंड्री के लेफ्ट और राइट था, इसमें क्या है लेंस तो हमने छोड़ ही दिया, लेंस के लेफ्ट एंड राइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो उससे आपका ये एक फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया कि ये क्या हो जाएगा पूरे सिस्टम से बेसिकली आपका मैग्निफिकेशन, है ना। बाकी सारे जो केसेस होंगे इसी को हम सिंप्लीफाइड करके निकालेंगे, है ना। तो ये सेकंड फॉर्मूला आ गया आपका।
ठीक है, ये आता है। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज आपकी, देखो इसमें जब भी हम लेंस पढ़ेंगे ना, तो लेंस में दो फोकस होते हैं, है ना, कि इसके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, कि हम यहाँ पे जस्ट वर्ड यूज करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, है ना। हमेशा किसी भी लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, कोई भी अगर लेंस है तो इसके प्रिंसिपल फोकस जो होंगे वो दो होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, है ना। एक आपका होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या सिंपल फर्स्ट फोकस बोल सकते हैं उसे, और दूसरा होता है बेसिकली आपका सेकंड फोकस। दोनों की डेफिनेशन एकदम बिल्कुल अलग होती है ना, कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस में फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई किसी भी लेंस का फर्स्ट फोकस क्या होगा, कि भाई किस पॉइंट को हम फर्स्ट फोकस बोलेंगे। तो फर्स्ट फोकस इज पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis. If ray passes or appears to pass through this point, है ना, then becomes parallel, after refraction, है ना। तो ये आपका होता है कि भाई फर्स्ट फोकस क्या होता है, इस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ रे पासेस और अपीयर्स टू पास थ्रू दिस पॉइंट देन बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन होती है ना, कि फर्स्ट फोकस को नॉर्मली हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो जो फर्स्ट फोकस होगा, इसको अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाऊं, है ना, तो डायग्राम में जस्ट ऐसा बना सकता हूं कि कोई भी रे अगर फर्स्ट फोकस से पास कर रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो अगर इसका डायग्राम हम डिस्कस करें यहाँ पे लाइक दैट, कि ये आपका कोई लेंस है ना। पहले मैं कॉन्वेक्स ले लेता हूँ। अगर एक कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। तो इसका फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड पे होता है जिस तरफ इंसिडेंट रेज आती है, तो ये पॉइंट इसका फर्स्ट फोकस है F1, है ना। और ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट फोकल लेंथ F1 हो गया, है ना। तो पॉइंट तो फोकस हो गया और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। तो इसमें होगा क्या, एक्चुअली जैसे कोई इंसिडेंट रे इस फर्स्ट फोकस से पास होगी, है ना, वैसे दो बार बेंडिंग होगी कि लेकिन एक ही बार शो करते हैं हम इसे, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना, कि रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट फोकस आ गया, है ना। तो ये फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन हो गई। तो ये तो एक्चुअली पास हो रहा है। इस केस में आपका अगर मैं कॉन्केव ले लूं तो एक्चुअली अपीयर्स टू पास हो जाएगा, कि अगर यहाँ पे कोई कॉन्केव लेंस है तो इसमें भी आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लो ऐसे, ये अगर आपका कोई प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका जो फर्स्ट फोकस होता है अपोजिट साइड पे होता है। ये ध्यान रखना इसमें कि इसका फर्स्ट फोकस इंसिडेंट रे की तरफ नहीं होगा बल्कि रिफ्लेक्टेड रे की तरफ होता है। ये इसका फर्स्ट फोकस होता है, और ये जो डिस्टेंस होती है ये फर्स्ट फोकल लेंथ होती है F1, है ना। तो वही बात है कि कोई चीज अगर इससे अपीयर्स टू पास हो तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कि अगर इस तरह से कोई रे आ रही है जो कि इसकी तरफ डायरेक्टेड है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो इस तरह से पैरेलल हो जाएगी, है ना। ये इसका मतलब है। तो फर्स्ट फोकस की बेसिकली आपकी ये डेफिनेशन है कि अगर यहाँ पे लेंस नहीं होता तो अगर ये फर्स्ट फोकस से पास होती तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग हमेशा रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ टर्न कर देता है, और ये डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से आगे टर्न कर देगा। तो कन्वर्जिंग का मतलब ही होता है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ टर्न करना, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे टर्न कर देगा आगे। तो ये आपका फर्स्ट फोकल लेंथ आ गया। अब ये फर्स्ट फोकल लेंथ हम निकालें कैसे, सेकंड फोकस पे आने से पहले फर्स्ट फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जस्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो कि ये तो आपने बोला है कि भाई μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू आपका हो जाएगा μl माइनस μ1/r1 माइनस μl माइनस μ2 आपका r2 हो जाएगा,
है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन यही तो है कि अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस पे हो, अगर u की वैल्यू f1 के इक्वल है, कि अगर u यहाँ पे मैं f1 ले लूं, तो जो v की वैल्यू हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से फर्स्ट फोकस की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 1/f1 की वैल्यू आ गई, है ना। तो 1/f1 की जो वैल्यू आ जाएगी, है ना, यहाँ से आप इसको 1/-1/μ1 ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, ये μ1 नीचे आ जाएगा, और u की वैल्यू आपने f1 पुट कर दिया है, तो ये आपका कुल हो जाएगा μl माइनस बाई μ1/r1 माइनस आपका हो जाएगा μl माइनस μ2/r2, ये आपका आ गया ऐसे। तो ये फर्स्ट फोकल लेंथ आ गया। फर्स्ट फोकल लेंथ हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट फोकल लेंथ आपने निकाल लिया, है ना, कि फर्स्ट फोकल लेंथ की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बाय कन्वेंशन देखा जाए तो फर्स्ट फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, है ना, नहीं इस केस में नेगेटिव होगी, इस केस में पॉजिटिव हो जाएगी, वो अपने आप आ जाएगा यहाँ से जो वैल्यूज पुट करोगे आपको। फर्स्ट फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, अब कॉनकेव में के केस में तो नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स के केस में, लेकिन कॉनकेव के केस में पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। इसमें जो फर्स्ट फोकस होगा वो रियल होगा, है ना, लेकिन अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो ये जो फोकस होगा ये वर्चुअल हो जाएगा, है ना। तो मैंने फर्स्ट फोकस की भी बात की कि दिस इज योर फर्स्ट फोकस। बेटा कोई भी रेज जब पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इनफाइनाइट पे उसकी इमेज बनती है ना। अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है तो यू इनफाइनाइट होता है, वैसे जब रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएंगी तो वी इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, कि पैरेलल रेस कहाँ मिलेंगी, जाके इनफाइनाइट पे तो मिलती है ना सारी रेस। मैं तो यहाँ पे एक ही बना रहा हूँ, आप और भी बनाओगे ऐसे तो सीधे पैरेलल हो जाएंगे, है ना, कि अगर मैं एक रे और भी ऐसे बना लूँ ऐसे यहाँ से, तो जो भी रे फर्स्ट फोकस से पास करेगी सभी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगी, है ना। ये तो मैंने सिंगल रे से डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, अदरवाइज बाकी रे भी हो सकती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे ऐसे, है ना। तो हम कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब हम आ जाते हैं सेकंड के ऊपर। भाई सेकंड क्या होता है, आई मैं शो कर रहा हूँ लास्ट स्लाइड, पहले आप इसको लिख लो फिर मैं शो करता हूँ। है ना, तो ये आपका था फर्स्ट पेज, है ना, दिस इज योर सेकंड पेज। थर्ड पे देते हैं हम, इसको देखिए। और ये आपका आ गया फोर्थ पेज जो हम पढ़ रहे थे, फोर्थ पेज, है ना। तो ये तो आपका आ गया फर्स्ट फोकस। ऐसे ही हम आ जाते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस के ऊपर या सेकंड फोकस के ऊपर, है ना। तो उसकी डेफिनेशन इंटायरली डिफरेंट है। हमें लगता है ना कि दोनों एक चीज होती है, ऐसा नहीं है, दोनों के डेफिनेशन वाइज दोनों में बिल्कुल अलग ही तरह का रिलेशन है ना। तो सिंपल सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सेकंड फोकस। और सिंपली फोकस, कि अगर कहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया हो रहा है तो मतलब वो फोकस मतलब सेकंड फोकस की बात कर रहा होता है ना, कि कहीं पे अगर मेंशन नहीं किया है मतलब वो किसकी बात कर रहा होता है, बेसिकली आपके सेकंड फोकस की। तो सेकंड फोकस क्या होता है कि कोई भी जो रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उसको हम बोलते हैं सेकंड फोकस, है ना, कि रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, converge
और appears to converge, appears to converge, है ना, at a point on principal axis, on principal axis, है ना, is called second focus, second focus। ये आपका रहेगा कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर्स टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड सेकंड फोकस। इसको हम सेकंड फोकस बोलते हैं या सिंपल फोकस बोलते हैं। तो जो भी हम साइन कन्वेंशन फोकस में अप्लाई करेंगे ना, वो इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो सेकंड फोकस का जस्ट मतलब आपका ये हो गया कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कोई कन्वर्जिंग लेंस पहले ले लेता हूँ, है ना, और ये आपका अगर प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो कोई भी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेकंड फोकस। ये आपका आ जाएगा। तो ये जो चीज होगी, ये आपकी सेकंड फोकस हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसने इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ टर्न कर दिया। तो टर्न करने के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, इसी को हम F2 बोलते हैं। और ये जो लेंथ होती है, दिस इज नोन एज ए फोकल लेंथ F2, है ना। तो एक तो एक्चुअली इसमें तो रियल होगा, जब हम ये कॉनकेव लेंगे तो वर्चुअल हो जाएगा ये, कि अगर कॉनकेव होगा तो यही चीज क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी वर्चुअल हो जाएगी। इस तरह से कोई अगर कॉनकेव लेंस है, तो यही पूरा चीज जो हो जाएगा, ये आपका वर्चुअल हो जाएगा, लाइक दैट। हाँ, कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आई, ये तो डाइवर्ज हो जाएगी, है ना। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, वो पॉइंट आपका फोकस हो जाएगा, सेकंड फोकस। F2 आ गया, तो ये आपका सेकंड फोकस हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई हमेशा लेंस में इसलिए ऐसा दिया होता है कि कोई भी इस तरह से अगर लेंस है, तो हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड फोकस दिए होते हैं ऐसे। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। इस तरह से कोई भी है, और ये अगर इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे दो फोकस, प्रिंसिपल फोकस आपको दिए होते हैं। एक आपका F1 हो जाएगा, एक आपका F2 हो जाएगा। तो जो रे F1 से पास होगी, वो पैरेलल हो जाएगी, और जो पैरेलल होगी वो F2 से पास करेगी। तो ये फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस की डेफिनेशन होगी। अब हम निकाल कैसे सकते हैं इसको, सेम उसी फॉर्मूले से, μ2 बाई वी इंटू μ1 बाई यू इक्वल टू μl माइनस μ1 बाई R1 माइनस μl माइनस μ2 बाई R2। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो इसका u इनफाइनाइट हो जाएगा। तो u इनफाइनाइट होगा तो f की वैल्यू F2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आपका μ2 बाई F2 आ गया, इक्वल टू आपका बाकी चीजें तो सेम ही होंगी। तो यहाँ 1/F2 सीधे लिख दो आप इसे। तो यहाँ से 1/F2 की वैल्यू आ गई, तो ये आपका हो गया 1/μ2 इंटू आपका ये आ गया μl माइनस μ1 बाई R1 माइनस आपका हो जाएगा μl माइनस μ2 बाई R2 आपका गया, है ना। तो दो आपके आ गए, ये फर्स्ट फोकल लेंथ हम, सेकंड फोकल लेंथ हम यहाँ से निकालेंगे, और फर्स्ट फोकल लेंथ हम वहां से निकालेंगे। अब बड़ी सरप्राइजिंग चीज होती है कि अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, दोनों एक्सप्रेशन को, तो आप देखो दोनों एक्सप्रेशन में ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, R1 R2 म्यूअल वाला, बस ये μ1 μ2 तो बच जाएगा। तो यहां से जो F1 F2 का रेशियो हो जाएगा, कि अगर मैं यहां से F1 और F2 के रेशियो की बात करूं, तो F1 बाई F2 का जो रेशियो होगा, सिंपल माइनस μ1 बाई μ2 हो जाएगा, है ना। कि अगर दोनों का रेशियो की हम बात करें, तो F1 और F2 का रेशियो माइनस μ1 बाई μ2 हो जाएगा, कि लेफ्ट साइड का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, राइट साइड का कितना है, उसके अकॉर्डिंग। और माइनस का मतलब है कि एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। कि F1 F2 में एक चीज अगर पॉजिटिव होगी, तो दूसरी क्या होगी, बेसिकली आपकी नेगेटिव होगी, इसलिए माइनस साइन आएगा। तो अभी जो हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे ना, सिर्फ इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, कि भाई जब थ्री मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो मेनली आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। इसको हम यूज करते हैं बेसिकली आपका इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, और इसको हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, और ये आपके इसके फोकल लेंथ वगैरह होगी। फोकल लेंथ वैसे इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डिफाइन कर दिया कि इसके क्या होगा, बेसिकली आपके फोकल लेंथ होगी। पहले शेयर फिर न्यूमेरिकल्स, पहले हम उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
नहीं बेटा, मेरे पास कोई आंसर की नहीं है मेजर टेस्ट की। आप एक बार अपने उनसे मांगना, कीनू मैम जो है ना, उनको मैसेज करना, वो दिलवा देंगे आपको। है ना, कीनू मैम से बोलना, वो आंसर के दिलवा देंगे। अगर आप गाजियाबाद के हो तो कीनू मैम से ले लो, और अगर आप दिल्ली के हो तो वैशाली को फोन कर लो, तो ये आपको दे देंगे। है ना, ये लोग एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिनका काम है टेस्ट और कीज वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह तैयार करना, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो मेरे पास तो बहुत बैचेस होते हैं ना, यहाँ से लेके मुंबई, तो पता नहीं कौन सा टेस्ट हो रहा है, उतना पता भी नहीं होता है। क्या पता है। चलो, तो आई शेयर फिर न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है ना। इस तरह के लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका एक सरफेस प्लेन होता है, तो इस तरह के लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। जिसके दोनों कॉन्वेक्स होते हैं, दैट इज नोन एज ए बाई कॉन्वेक्स। ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, उसको समझो क्या बोल रहा है ये। हाँ, लक्ष्यन कार्तिकेय, आपके आंसर सही है ना। लक्ष्यन कार्तिकेय और आंसर इसका। बस फॉर्मूला यूज करना है इसमें। हाँ, यथार्थ सही है आपका आंसर। सही है, एकाग्र एंड रिया, योर आंसर इज सर करेक्ट। सही बात कर रहे हो, है ना। आप लोग सबके आंसर सही हैं। करेक्ट आंसर द सी सही है आपका। है ना, वही तो आपको करना है कि भाई इस तरह से रे जा रही है, ये पैरेलल हो जाए, मतलब ये फर्स्ट फोकस होगा। वैसे तो इनडायरेक्टली मतलब यही हो गया कि जो भी ये सिस्टम है, इसका फर्स्ट फोकस यही होगा। है ना। तो जेनेटाइन जिदान, आपका भी आंसर सही है।
ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि भाई म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू वन बाई आर वन, माइनस आपका म्यू एल माइनस म्यू टू बाई आर टू, है ना, ये आपका आ गया। ठीक है नहीं, तो आपको पता है कि भाई म्यू वन लेफ्ट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो तो 1 है। म्यू टू राइट साइड का होता है 4/3 होता है, और म्यू एल जो होता है वो 3/2 है। बस वैल्यूज पुट कर दो, फाइनल तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 4/3 बाई इनफाइनाइट हो गया। माइनस म्यू वन की वैल्यू 1 है, यू की वैल्यू आप x ले लो। अगर यहाँ पे साइन कन्वेंशन पुट कर दोगे तो आंसर में नहीं आएगा, अगर यहाँ नहीं पुट करोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो म्यू एल माइनस म्यू वन आ जाएगा आपका, कहीं भी एक जगह पुट करना होता है आपको। फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इसने दिया हुआ है 10 है। अब ध्यान रखना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कॉन्वेक्स सरफेस का सेंटर तो राइट हैंड साइड पे कभी होगा ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ साइन कन्वेंशन पुट करते हैं R1 R2 का, कि इसका सेंटर जो भी होगा वो राइटवर्ड होगा, मतलब रे के अलॉन्ग होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। और सेकंड वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये तो 3/2 हो गया माइनस 4/3 हो गया। सेकंड सरफेस प्लेन है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, है ना। तो इससे आप सॉल्व कर लो, तो ये टर्म तो दोनों जीरो ही हो गए, तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी -20 आ जाएगी, क्योंकि आपने x के यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया था ना, इसलिए -20 आ रहा है। अगर यूज कर लेते तो +20 आ जाता। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टूडेंट से, तो जब भी इस तरह से 3 मीडियम्स हो ना, तो वो जो भी आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, लेंस मेकर लेंस, वो कोई यूज नहीं होता है, बल्कि इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे, है ना। या तो बेसिक से करो कि पहले की इमेज दूसरे के लिए एज ए ऑब्जेक्ट, अगर ये याद नहीं है तो, या फिर इस फॉर्मूले को सीधे अप्लाई कर दो। हाँ, बेसिक से भी कर सकते थे कि पहले की इमेज दूसरे के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, है ना, तो इस तरह से भी हम कर सकते थे। तो ये हम कर सकते थे। तो एक्स की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है ना। इस तरह से ये भी एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद हाँ, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यू1 म्यू2 एंड म्यू3 है, 3 मीडियम है यहाँ पे, म्यू1 म्यू2 एंड ये म्यू3 है। तो देखने में कन्वर्जिंग लग रहा है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ताकि ये डाइवर्जिंग हो।
हाँ, लक्ष्य सही आपका आंसर। सही है, काफी लक्ष्य का ही आंसर सही है अभी, है ना। मतलब समझ रहे हो ना, देखने में तो कन्वर्जिंग लग रहा है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये डाइवर्ज करने लगे, है ना। तो एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा तभी ये डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करने का मतलब ये हो गया कि इस तरह से अगर कोई पैरेलल रेज आ रही है तो इसको कन्वर्ज करने की बजाय ये इस तरह से डाइवर्ज कर दे, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा, है ना, ताकि डाइवर्ज कर दे इस तरीके को। सर आप म्यूट हैं। हाँ, म्यू टू बाई वी, है ना, माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिख लो आप इसमें, देखो अब मतलब ये u की वैल्यू तो इनफाइनाइट ले लिया आपने, है ना, और म्यू वन की जगह पे तो म्यू है, लेकिन म्यू एल की जगह पे म्यू टू है, और म्यू टू की जगह पे म्यू थ्री है ना। तो वो ध्यान रखेंगे, u की जगह पे इनफाइनाइट ले लिया, और v जो होना चाहिए इससे म्यू इनफाइनाइट लेके सॉल्व कर लो पहले आप इसे। तो यहाँ पे आपका आ गया म्यू थ्री बाई वी, है ना, माइनस ये वाला टर्म आपका हो गया म्यू वन बाई इनफाइनाइट, क्योंकि राइट साइड का मीडियम म्यू थ्री है, इक्वल टू म्यू एल का मतलब म्यू टू हो गया बाई आर वन, माइनस आपका ये हो गया म्यू एल, म्यू एल का मतलब म्यू टू माइनस आपका म्यू थ्री आ गया बाई आपका आर टू आ गया। ये आप ले लिया से, है ना, कि इस चीज को आपने यहाँ पे क्या किया, डिफाइन कर लिया। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि इसमें v ये वाला जो टर्म है तो जीरो हो गया, ये वाला टर्म नेगेटिव भी तो होना चाहिए, तभी तो ऐसा होगा कि ये वाला जो टर्म होगा। और ये ध्यान रखना कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब आर वन आर टू का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन साइन अलग अलग होगा, आप ध्यान रखना। जब आर वन लोगे आप इसमें, तो इस सरफेस का आर तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आर हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो सरफेस होगा इसका आर नेगेटिव होगा, यहाँ पे आप माइनस आर ले लोगे, है ना, क्योंकि ध्यान रखना ये पहला सरफेस जो होगा उसका सेंटर तो राइटवर्ड होगा, तो उसका आर पॉजिटिव होगा, इसका सेंटर तो लेफ्टवर्ड होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर ये चीज हो रहा है मतलब ये चीज नेगेटिव होगी ना, क्योंकि फाइनली वी तो इधर बनना चाहिए ऐसे, तो वी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये वाला जो टर्म है ना, दैट शुड बी लेस देन जीरो होना चाहिए। ये अगर लेस देन जीरो होगा तो आपका आंसर आ गया कि म्यू टू माइनस म्यू वन, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू थ्री शुड बी लेस देन जीरो, है ना। तो अगर ये लेस देन जीरो होगा तो आप देख लो क्या आंसर आ रहा है आपका, तो टू म्यू टू शुड बी लेस देन म्यू वन प्लस म्यू थ्री आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आपकी, तो बी ऑप्शन आ गया। इससे बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपका गया। अच्छा, डी और बी सेम है, ओ डी और डी सेम है, ओ
तो डी भी सही है यार फिर तो, है ना, बी और डी सेम है, सही बात बोल रहे हो, बी भी सही है। वी इसलिए नेगेटिव होगा ना बेटा, वी नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी जो डाइवर्ज अगर कर रहा है तो फाइनली मीन्स तो यहाँ बनेगी ना, तो बाई कन्वेंशन और इंसिडेंट के अपोजिट है, तो मतलब वी नेगेटिव होगा, मतलब ये वाला पूरा जो टर्म होगा ना ये नेगेटिव होना चाहिए, है ना, ये चीज नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि फाइनली इमेज तो लेफ्टवर्ड ही बन रहा है ना, तो जिन्होंने डी भेजा था वो भी सही था आंसर, है ना, भव्या सही बोला आपने, है ना, जो इन्होंने डी दिया था दैट आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। तो बी और डी दोनों सही है क्योंकि बी और डी एक ही है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए मैं अभी ना मिक्स नहीं कर रहा हूँ इसे, पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर हम सिंपल केस में आएंगे, क्योंकि इसको इसी तरह से सॉल्व हो सकता है ये सारी चीजें, है ना, तो इस तरह से ये आपका कैसे, चलो हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा पढ़ लो इसे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा या आप खुद ही थोड़ा सा ट्राई कर लो, थोड़ा टाइम दे देता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊंगा मैं, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है ऐसे, क्या बोलना चाह रहा है वो समझ जाना थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। अच्छा नहीं अभी मत करो इसे आप, क्योंकि इसके लिए बहुत सिंपल केस की जरूरत पड़ेगी, अभी मत सॉल्व करो इसे आप, डोंट सॉल्व दिस, है ना, ये अभी हम नहीं कर सकते हम इसे, क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी आप नहीं जानते इसके रिगार्डिंग, तो बाद में करेंगे इसमें, ठीक है नहीं, चलो तो ये जस्ट हमने डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और मीडियम वाले तो नहीं, अब हम आ जाते हैं फिर से अपनी थ्योरी के ऊपर, है ना, तो ये आपने कुछ फॉर्मूले ड्राइव कर लिया, अब हम आ जाते हैं सिंपल केस के ऊपर, है ना, जो सिंपल केस है वो ये होता है कि अगर आउटसाइड मीडियम जो है वो यूनिफॉर्म है ना, कि इफ आउटसाइड मीडियम इज सेम, या मीडियम टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द लेंस इज सेम, तो उस केस में ये सारी चीजें थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी, मीडियम टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ लेंस इज सेम, है ना, कि दोनों मीडियम सेम है ना, मतलब इस केस में अगर μ1 इक्वल टू मैं μ2 ले लूं और वो मैं म्यू के इक्वल ले लूं, भाई बाहर में अगर एयर है तो हर जगह पे एयर ही है, बाहर में अगर वाटर है तो हर जगह पे वाटर ही है, तो देखो सारे फॉर्मूले बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगे, जो फर्स्ट फॉर्मूला था μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μl माइनस μ1 बाई r1 माइनस μl माइनस μ2 बाई r2, इसमें अगर μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू मैं म्यू ले लूं तो ये जस्ट आपके इस फॉर्म में आ जाएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू आपका यहां से म्यूएल, ये जो चीज आ जाएगी वो इस तरह से आ जाएगी, अगर हम सेम ले लें इसे तो ये आपका आ जाएगा म्यूएल बाई म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r, ये आपका आ जाएगा, हाँ कि भाई इसी में अगर मैं ये चीज अप्लाई कर दूं इस फॉर्मूले में कि μ1 इक्वल टू μ2 है और म्यू के इक्वल है, लेफ्ट और राइट साइड में मीडियम अलग अलग नहीं है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका ये आ गया। जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला था, फोकल लेंथ का मतलब सेकंड फोकस होता है, सेकंड फोकस का जो फॉर्मूला था उसको मैं सिंपल एफ लिखता हूँ, कि F2 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, फोकल लेंथ का मतलब सिंपल सेकंड फोकस ही होता है। वो जो फॉर्मूला था वो आपका ऐसा था कि भाई 1 बाई यहाँ पे μ2 आ गया था इंटू ये बाकी पूरी चीजें, है ना, म्यूएल माइनस μ1 बाई r1 माइनस म्यूएल माइनस μ2 बाई r2, इसको अगर हम देखें, है ना, तो इस केस में भी अगर ये चीज सेम है ना, तो ये 1 बाई एफ की वैल्यू क्या आएगी आप ये देख लो, 1 बाई एफ की वैल्यू जो आएगी, है ना, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, आप चेक करो जरा से ये सही लिख रहा हूँ क्या मैं, हाँ सही है ना, μ1 और μ2 जो है वो म्यू के इक्वल है, तो यहाँ से भी आपकी वही चीज आ जाएगी, म्यूएल बाई म्यू माइनस 1,
इंटू यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये आपका सेकंड रिलेशन आ गया 1/f²। जब हम इसमें ये अप्लाई करेंगे तो सेकंड रिलेशन ये आ गया। बस आप देखो सारे फॉर्मूले अपने आप ड्राइव हो गए आपके, कि जब राइट साइड और लेफ्ट साइड में मीडियम सेम हो तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला से हम फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला गिव्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंथ ऑफ लेंस, कि लेंस का फोकल लेंथ देता है। ये तो लेंस मेकर फॉर्मूला है कि 1/f क्या हो जाएगा, इसलिए आपका μl/μ -1 इंटू आपका 1/R1 माइनस 1/R2। तो पहला फॉर्मूला आपका ये आ गया, इसी को हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। इससे अगर आपको म्यूएल एंड म्यू पता है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बाहर क्या है, R1 R2 क्या है, तो साइन कन्वेंशन यूज करके इसको फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। पहला तो फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा बेसिकली आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और एफ के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आप देखो 1 और 2 का आरएचएस साइड तो सेम ही है ना, तो एलएचएस साइड भी सेम होगा। तो यहां से लेंस फॉर्मूला आ गया 1/f = 1/v माइनस 1/u हो गया। तो सेकंड फॉर्मूला आपका लेंस फॉर्मूला आ गया। तीसरा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अभी आपने पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू μ1/μ2 होती है, तो इस केस में v/u हो जाएगा, क्योंकि μ1 = μ2 ले लोगे ना आप इसमें। एंड फोर्थ, अगर दोनों साइड का मीडियम सेम है तो f1 f2 भी सेम होंगे। f1/f2 का जो रेशियो होगा वो -1 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ सेम होती है, बस साइन का डिफरेंस होता है। तो आप ध्यान रखना कि वैसे तो आपको ये फॉर्मूले पढ़ने हैं, ये इसके लिए u और v में रिलेशन के लिए, और ये फोकल लेंथ के लिए। लेकिन अगर μ1 μ2 सेम है तो रिड्यूस होकर ये चीज लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया, इससे फोकल लेंथ आ जाएगा। एक बार फोकल लेंथ आ गया तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। मैग्निफिकेशन सिंपल v/u हो जाएगा, और फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ अब इक्वल होंगी, बस लेफ्ट एंड राइट साइड के लिए माइनस साइन आ रहा है कि अगर एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कई नॉर्मल केस में यही फॉर्मूले यूज होते हैं, है ना। दिस इज द नॉर्मल केसेस। जो अलग अलग मीडियम वाले होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि बाहर में आउटसाइड मीडियम क्या रहता है, सेम ही रहता है ना। कि आउटसाइड मीडियम क्या रहेगा, इसलिए आपका सेम रहेगा, है ना। तो अभी मैं शो करता हूँ लास्ट स्लाइड, ये हम कर सकते हैं इसे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का एक ही पर्पस है, इससे किसी भी लेंस का हम फोकल लेंथ से निकाल सकते हैं। जैसे मिरर का फोकल लेंथ तो फिक्स है, R/2 होता है, लेंस का फिक्स नहीं होता है। तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूले से क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूले हम लेंस में यूज करते हैं, है ना। एक प्रीवियस स्लाइड देख लो आप, इससे फोर्थ एंड दिस इज योर फिफ्थ। ठीक है, ये आपका फिफ्थ स्लाइड आ गया। इसके बाद आपका ये 7th स्लाइड आ गया आपका, ये 7th स्लाइड है ना, जिसमें कि उसी चीज को आपने सिंप्लीफाई कर दिया। मोस्ट ऑफ द केस नहीं होते। जैसे इसका एग्जांपल ये है, बस आपको इसको भी अप्लाई करने आने चाहिए। जैसे मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ,
है ना, कि फोकल लेंथ ऑफ ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए फोकल लेंथ निकालने के लिए, कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मेरे पास कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ऐसा, है ना, कि दिस इज ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब हो जाएगा R1 R2 सेम होगा, इसका मॉड सेम होगा, साइन अलग अलग हो सकता है, और ये R के इक्वल होगा। अब बाहर में कुछ भी हो सकता है, तो बाहर में आपको एयर दिया हुआ है, और इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यूएल की वैल्यू 1.5 दी हुई है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो हम यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, म्यूएल बाई म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। तो इसमें वैल्यू सब पुट कर लो, 1/f की वैल्यू आपकी हो जाएगी, म्यूएल की जगह पे 1.5 आ गया, बाहर 1 हो गया -1। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा और दूसरे सरफेस का -r होगा, क्योंकि अगर आर पुट कर दोगे फिर तो इन्फाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि सही नहीं है। यहाँ से फोकल लेंथ जो होगा वो आर के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आर के इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, बशर्ते कि बाहर एयर और इसका 1.5 हो, है ना। ऐसे अगर मुझे निकालना है प्लेनो कॉन्वेक्स का, प्लेनो कॉन्वेक्स में एक सरफेस प्लेन हो जाएगा, है ना, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। दोनों केस में लेंस को उल्टा करने से ही फोकल लेंथ चेंज नहीं होती उसकी, दोनों को हम प्लेनो कॉन्वेक्स ही बोलते हैं। तो किसी भी एक केस को मैं ले लेता हूँ, तो साइन तो किसी एक के अकॉर्डिंग यूज करनी है। तो इसमें भी बाहर आपको एयर दिया हुआ है और इसका आपका म्यू है 1.5, तो हम यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। म्यू एल इज 1.5/1 -1, पहले सरफेस का 1/r, दूसरे का इनफाइनाइट, तो यहाँ से फोकल लेंथ 2r हो जाएगा। मतलब इसी को अगर मैं हाफ कट कर दूं ना, तो हाफ पोर्शन का फोकल लेंथ 2r हो जाता है, डबल हो जाता है। इसी लेंस को अगर मैं 20 से ऐसे ट्रांसवर्स कट कर दूं, ऐसे कट करूंगा तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे तो फोकल लेंथ सेम रहता है, लेकिन अगर इस तरह से 20 से कर दूं तो प्लेनो कॉन्वेक्स पे कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो लेंस का फोकल लेंथ निकालना पड़ता है, और एक बार फोकल लेंथ आ गया तो फिर उसके बाद दो ही फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू v/u। इसको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे, इसको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया इस तरह से। ठीक है, तो मैं मैटर शेयर करता हूँ, बस आपको यही करना है कि मेनली जो ये फॉर्मूले इसी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं ज्यादा करते, वो तो जो एक्सेप्शन थे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। शेयर फिर न्यूमेरिकल्स, उसको अटेंड करो। हाँ, इसको अभी मत करो, पहले दूसरे क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से, ये भी अब हम कर सकते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ, सुहाना योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, लेकिन निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा बेटा। थोड़ा सा साइन में गड़बड़ आ रहा है, आपका आंसर सही है लेकिन पॉजिटिव ही आंसर आएगा। क्योंकि रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज ना सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस से ही बन सकता है, कॉनकेव में तो इमेज वर्चुअली बनता है ना, कि रियल एंड वर्चुअल इमेज बनकर बन रहा है तो वो कॉन्वेक्स ही होगा, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना, कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। फिर कोई भी कॉन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। फिर सेकंड फोकस होता है ना तो राइट साइड पे ही होगा, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। नेगेटिव। हाँ, पीयूष जी आंसर इज करेक्ट। एकाग्र सही है आपका आंसर। सही है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो देखो क्या है इसमें, पहले तो थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई कर लो। जैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, वी बाई यू, और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। तो आपने मिरर में भी बनाया था ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इन दोनों को कंबाइन करके तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, f/f+u हो जाएगा लेंस में। इसको कंबाइन कर दो, यही आ जाएगा इन दोनों को, है ना, कि लेंस में ऐसा होता है, मिरर में यहाँ पे नेगेटिव आता था, f/f-v। और थोड़ा ध्यान दो कि जब रियल वर्चुअल इमेज बनती है, पहले रियल इमेज आते हैं, किसी भी लेंस में अगर रियल इमेज बन रही है तो यू तो ऑब्जेक्ट निगेटिव, कि वो तो रखा होता है मिरर लेंस के सामने। रियल इमेज तभी बनेगी जब वी पॉजिटिव होगा, भाई दूसरी तरफ इमेज बनेगी तभी तो वो रियल होगी। तो वी पॉजिटिव और यू नेगेटिव होगा तो रियल इमेज बनेगी, मतलब जब भी रियल इमेज होगा तो उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, फिर मैग्निफिकेशन v/u होता है। ऐसी जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो u तो नेगेटिव होगा, अब आपको पता है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन जाएगी, तो v नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वही बात है कि इरेक्ट इमेज बन जाएगा ना, इसमें इरेक्ट इमेज बन जाएगा, इसमें इन्वर्टेड बनेगा, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव वन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो फॉर्मूला ये आ गया, तो मैं बोलता हूँ कि पहले मैंने 16 सेंटीमीटर पे रखा तो कुछ मैग्निफिकेशन आ गया, तो पहले आपका जो मैग्निफिकेशन था m, उसकी वैल्यू होगी, फोकल लेंथ तो आपको पता नहीं है लेकिन रखा आपने 16 पे है, तो ये तो नेगेटिव है, ये मैग्निफिकेशन आ गया, है ना, कि आपका क्या हो गया, इसलिए आपका कुछ मैग्निफिकेशन यहाँ पे आ गया, है ना। और फिर दूसरा मैग्निफिकेशन हम आते हैं f/, यहाँ पे f-6 आ जाएगा। तो पहले केस में मैग्निफिकेशन m1 है, दूसरे केस में मैग्निफिकेशन m2 है।
है ना। अवश्य बात है कि दोनों में इसने बोला है कि साइज ऑफ द इमेज इक्वल इक्वल है, मतलब मैग्निफिकेशन सेम होगा, लेकिन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो मतलब M1 और M2 इक्वल तो होंगे, लेकिन माइनस साइन के साथ इक्वल होंगे। कि अगर एक केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव दूसरे केस में पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको साइन के साथ पुट कर दो, एफ बाई एफ माइनस 16, किसी के आगे भी माइनस साइन लगा लो, फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो यहाँ से एफ एफ कैंसिल हो गया, एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आपकी पॉजिटिव 11 सेंटीमीटर आ जाएगी, पॉजिटिव 11 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो बड़ा साइन का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। तो इसने बोला है कि भाई साइज ऑफ द इमेज इक्वल है, मतलब मैग्निफिकेशन सेम है, लेकिन एक इन्वर्टेड है एक इरेक्ट, तो पॉजिटिव नेगेटिव का एक फर्क आ जाएगा। 11 सेंटीमीटर आ गया आंसर। इससे आंसर क्या आ गया? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान कर सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतने काफी है ना। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे कल, है ना। कल जो है लेंस को ही कंटिन्यू करेंगे आगे, राइट। तो पढ़ो जरा जोर से लगा के, आप सब बच्चे बच्चे हो आप, है ना। जो बेकार बच्चे थे वो हमारे पास टिकते ही नहीं है ना। तो सब अच्छे बच्चे हैं तो अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। कई बार होता है पूरी क्लास की क्लास सेलेक्ट हो गई IIT में, तो ऐसी कुछ सीन क्रिएट करो इस साल, तो हमें भी थोड़ा मजा आए, है ना। तो बाय बाय।